चैप्टर 186 हमला। उसने कुछ हंटर को आपस में लड़ते हुए भी देखा, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑर्क गुफा की ओर बढ़ता रहा। 3 घंटे बाद सुबह के करीब 9 बजे विपिन ऑर्क गुफा की जगह पर पहुंच गया। मैसेज में उन्हें सुबह 10 बजे से पहले यहां आने के लिए कहा था। जब विपिन वहां पहुंचा तो उसने पर्वत चोटी से अजीब सी दहाड़ सुनी, जो उसके जगह से ज्यादा दूर नहीं थी। तो ऑर्क गुफा उस पर्वत चोटी में है, विपिन ने सोचा जब उसने उस दिशा से अजीब आवाजें सुनी। जब विपिन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ज्यादातर हंटर पहले से ही मौजूद थे। उसने अनुमान लगाया कि वहां लगभग 350 हंटर थे। उसने आसपास कई टेंट भी देखे और समझा कि कुछ हंटर कल राक्षसों का शिकार करने नहीं गए और मैसेज मिलने के बाद भी यहां आए थे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद विपिन एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठ गया। बैठने के बाद जब विपिन ने फिर से और गुफा की दिशा में देखा तो उसने 2 लोग दिखाई दिए जो वहां आसमान में मंडरा रहे थे। जब विपिन ने उन 2 लोगों को देखा तो उसने उन्हें आसानी से पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने कवच पहन रखा था। एक ने काला कवच पहना हुआ था और दूसरे ने सफेद कवच। वे वहां क्या कर रहे हैं? विपिन ने उत्सुकता से सोचा जब उसने देखा कि हिमेश और ऑस्टिन गंभीर चेहरों के साथ ऑर्क गुफा के गहरे हिस्से को देख रहे थे। लायला उनके साथ नहीं थी। उसने ध्यान दिया और ये हो गया। लायला ने खड़े होते हुए कहा। वो एक विशाल फॉर्मेशन के बीच में खड़ी थी, संतोष के भाव के साथ उसे देख रही थी। फॉर्मेशन पूरी होने के बाद उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक अजीब सी गोल प्लेट निकाली। प्लेट विभिन्न रूनों से ढकी हुई थी और आकार में 10 सेंटीमीटर चौड़ी थी। उसने प्लेट को फॉर्मेशन के बीच में रखा और उसमें कुछ माना डाला। जैसे ही उसने प्लेट में माना डाला, प्लेट पर मौजूद सभी रून चमक उठे। जैसे ही प्लेट पर लगे रून चमक उठे, लायला द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन भी सफेद रंग से चमकने लगी। कुछ सेकंड बाद प्लेट और फॉर्मेशन के चारों ओर की रोशनी फीकी पड़ने लगी और रोशनी के साथ साथ फॉर्मेशन और प्लेट भी गायब होने लगी। कुछ ही सेकंड में लायला द्वारा बनाई गई विशाल फॉर्मेशन और अजीब प्लेट दोनों गायब हो गए। फॉर्मेशन के गायब होने के बाद लायला हवा में उड़कर हिमेश और ऑस्टिन के पास आ गई। क्या तुमने फॉर्मेशन कोर को जोड़ा? लायला के लौटने पर हिमेश ने पूछा। हां, कोर जुड़ गया है। अब अगर हम यहां उससे लड़े तो ये ऑर्क को कमजोर कर सकता है, लायला ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे डर था कि वे ऑर्क समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और पहले हम पर हमला करेंगे, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमारे पास इस गुफा को साफ करने का अच्छा मौका है, ऑस्टिन ने ऑर्क गुफा के अंदर गहराई से देखते हुए कहा, जहां उसने ए रैंक ऑर्क की शक्तिशाली आभा महसूस की। वैसे क्या हमें उन ऑर्क के खिलाफ लड़ते समय कोई खास बात ध्यान में रखनी चाहिए? हिमेश ने उस जगह को देखते हुए पूछा जहां कुछ पल पहले फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी। कुछ खास नहीं है। हमने फॉर्मेशन को ऊर्जा देने के लिए कई कोर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी ऊर्जा खत्म होने की चिंता नहीं है। लेकिन बाकी फॉर्मेशन की तरह इसकी कमजोरी भी फॉर्मेशन का कोर है। अगर कोर नष्ट हो गया तो फॉर्मेशन भी ढह जाएगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। कोर के चारों ओर एक बैरियर है जो इसकी रक्षा करेगा और ये गायब भी है, इसलिए ऑर्क उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, लायला ने आत्मविश्वास से कहा। तो हम अभी शुरू कर सकते हैं, है ना? ऑस्टिन ने ऑर्क की गुफा को जोश से भरी आंखों से देखते हुए पूछा। थोड़ी देर रुको, 10 बजे से पहले अभी भी कुछ समय है। इसके अलावा लायला को भी अपनी ऊर्जा वापस प्राप्त करने की जरूरत है, जिसका उपयोग उसने कोर को फॉर्मेशन में रखने के लिए किया था, हिमेश ने ऑस्टिन को समझाते हुए कहा। हिमेश और बाकी लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद कुछ समय तक इंतजार किया। जब सुबह के 10 बज गए तो वे सभी उस स्थान की ओर उड़ गए जहां हंटर इकट्ठा हो रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हंटर्स की संख्या 350 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। इसे देखकर वे संतुष्ट हुए। उन्हें विश्वास था कि इस संख्या के साथ वे और गुफा को साफ कर सकेंगे। एक पल के लिए हंटर को देखकर हिमेश ने आखिरकार अपना मुंह खोला और उन्हें और गुफा की अभी की स्थिति के बारे में बताया। और गुफा की जगह काफी बड़ी है और ऑर्क अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। गुफा को बेहतर तरीके से साफ करने के लिए हिमेश और बाकी ए रैंक के हंटर्स ने उन्हें अलग अलग जगहों से और गुफा पर हमला करने का निर्देश दिया। यही कारण था कि अधिकांश हंटर टीम बनाकर आए थे। क्योंकि वे अलग अलग जगहों से हमला करेंगे, इसलिए टीम में काम करना बेहतर था, ताकि अगर कुछ परेशानी हो जाए तो वे एक दूसरे की मदद कर सकें। जब आप हंटर गुफा की ओर बढ़े तो आप ऑर्क का शिकार करने के लिए सही जगह चुनने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाएं। हिमेश और बाकी हंटर ने पहले ही
गुफा की जगह से लेकर उसके रास्ते की जानकारी थी। उनको डी और डी प्लस रैंक के ऑर्क की बढ़ती संख्या के बारे में भी बताया गया था। डी और डी प्लस रैंक के ऑर्क की संख्या बढ़ने की बात सुनकर ज्यादातर हंटर खुश हो गए और उनकी परवाह नहीं की। यहां आने वाले अधिकांश हंटर सी रैंक के थे। डी प्लस रैंक के हंटर्स की संख्या बहुत कम थी और वे सभी दूसरों के साथ टीम में काम कर रहे थे, इसलिए कोई भी डी और डी प्लस रैंक के ऑर्क से नहीं डर रहा था। हिमेश से गुफा के बारे में ध्यान से सुनने के बाद विपिन को ऑर्क गुफा का एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। ऑर्क गुफा काफी बड़ी थी और जितना गहरा हिस्से में वे जाएंगे तो उन्हें उतने ही शक्तिशाली ऑर्क का सामना करना पड़ेगा। हिमेश के अनुसार गुफा के ए रैंक के ऑर्क पर्वत चोटी के अंदर गहराई में थे। पर्वत चोटी में कई स्थान थे जहां ऑर्क रहते थे और वे हमेशा समूह में रहते थे। गुफा के बाहरी क्षेत्र में विपिन को ज्यादातर डी और डी प्लस रैंक के ऑर्क मिलेंगे, जबकि गहरे क्षेत्र में जाने पर उसे सी और ऊंचे रैंक के ऑर्क मिलने लगेंगे। गुफा में हजारों ऑर्क थे और ज्यादातर कम रैंक के ऑर्क पूरे पर्वत चोटी में बिखरे हुए थे। विपिन लगभग 30 मिनट तक चला और जब उसने देखा कि उस जगह में कोई हंटर नहीं है तो उसने आखिरकार पर्वत चोटी के अंदर जाने का फैसला किया। हिमेश और बाकी लोग आसमान में मंडरा रहे थे। उन्होंने दूसरे हंटर्स के साथ गुफा पर हमला नहीं किया और वे ए रैंक ऑर्क का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ए रैंक ऑर्क बाहर आएंगे वे तुरंत हमला करेंगे। जो लोग अपनी क्षमता में विश्वास रखते थे उन्होंने बाहरी क्षेत्र में ऑर्क पर हमला किया और पर्वत चोटी में गहराई तक आगे बढ़ना जारी रखा। चैप्टर 187 शिकार। भले ही हंटर्स की टीमें अलग अलग जगहों से पर्वत चोटी के अंदर जा रहे थे, रास्ते कई छोटी चट्टानों के कारण वे एक दूसरे से अलग अलग हो जा रहे थे। फिर भी यह बहुत संभव था कि वे एक दूसरे से टकरा सकते थे, क्योंकि पर्वत चोटी में ज्यादातर रास्ते आपस में जुड़े हुए थे। हिमेश और बाकी ए रैंक के हंटर्स ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ न लड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन विपिन सतर्क था, क्योंकि वो जानता था कि कई लोग हिमेश की बातों की परवाह नहीं करते। पर्वत चोटी में प्रवेश करने के 5 मिनट बाद ही विपिन ने ऑक्स के एक समूह को देखा। वे ऑक्स करीब 2.5 मीटर लंबे थे। उनकी खाल हल्की हरे रंग की थी, उनके सिर पर बाल नहीं थे और उनके शरीर से मांसपेशियां उभरी हुई थी। समूह में 7 ऑक्स थे, 4 डी रैंक के और 3 डी प्लस रैंक के। उन्हें देखकर विपिन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो अभी गुफा में दाखिल हुआ था और पहले से ही 7 ऑक्स का सामना कर रहा था। जंगल में उसे इस तरह के शिकार तक पहुंचने के लिए काफी समय तक खोज करनी पड़ती थी। एक पल के लिए डी रैंक के ऑर्क को देखकर विपिन ने उन पर अपने माइंड सपर्शन स्किल का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन जब उसे याद आया कि डी प्लस रैंक के हमस्टर पर इसका इस्तेमाल करने पर क्या हुआ था, तो उसने विचार छोड़ दिया। जहां तक मुझे याद है, अगर मैं इस स्किल का इस्तेमाल करता हूं तो ऑर्क सिरदर्द के कारण जमीन पर गिर सकता है। अगर मुझे भविष्य में इस स्किल का उपयोग करना है तो पहले मुझे अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, विपिन ने सोचा और उसके हाथ में मेघास्त्र तलवार आ गई। विपिन ने मानव शक्ति का उपयोग किया और एक गोली की तरह 7 ऑक्स के समूह की ओर दौड़ा। सबसे आगे वाला ऑक कुछ गुजरता हुआ महसूस कर पाया, फिर उसकी आंखें काली हो गई। पीछे के ऑक्स घबरा गए जब उन्होंने देखा कि आगे वाले ऑर्क का शरीर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था और विपिन तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। विपिन ने बिना रुके पहले डी रैंक ऑर्क को काट दिया और डी प्लस रैंक ऑर्क की ओर बढ़ा। ऑर्क ने विपिन को अपनी ओर आते देख जोर से दहाड़ा और उस पर मुक्का मारा। हालांकि ऑर्क ने तेजी से प्रतिक्रिया की, लेकिन विपिन के लिए यह काफी धीमा था। उसकी मौजूदा क्षमताओं के साथ सी रैंक से नीचे के राक्षसों को हराना उसके लिए बच्चों का खेल था। मानव शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो एक साधारण सी प्लस रैंक हंटर से भी अधिक ताकतवर था। जब ऑर्क का मुक्का उसे लगने वाला था, विपिन नीचे झुका और अपनी तलवार से ऑर्क पर वार किया। ऑर्क की रक्षा मजबूत थी, लेकिन बी रैंक की हवा की ताकत और विपिन की शारीरिक शक्ति के सामने डी प्लस रैंक का ऑर्क कांच की तरह टूट गया। तलवार से वार होते ही ऑर्क का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। बाकी 5 ऑक्स ने यह देख डर से कदम पीछे खींचे, लेकिन विपिन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में बाकी ऑक्स भी मारे गए। यह अच्छा हुआ कि मुझे यह तलवार अस्तित्व की स्टोरेज रिंग से मिली, विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा और कोर की तलाश करने लगा। जब विपिन ने कोर की तलाश पूरी की तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे उन 7 ऑक्स से 3 कोर मिले, 2 डी प्लस रैंक के और 1 डी रैंक का था। अब सोचता हूं तो पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत अच्छी रही है, विपिन ने कहा और कोर को अपने पास रख लिया। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी किस्मत तब तक बनी रहे जब तक मैं अपने लिए पर्याप्त कोर इकट्ठा न कर लूं। कहते हुए विपिन पर्वत चोटी में
और आगे बढ़ने लगा। विपिन और गुफा में और गहराई तक चला गया। गुफा में उसे 1 घंटा हो चुका था। इस दौरान उसने कई ऑर्क्स का सामना किया। ज्यादातर ऑर्क्स डी और डी प्लस रैंक के थे। कभी कभी 1-2 सी रैंक के ऑर्क भी मिल जाते, लेकिन उन्हें मारने के बाद भी उसे कोई सी रैंक कोर नहीं मिला। उसने इस 1 घंटे में कुल 9 कोर इकट्ठा किए, 5 डी प्लस रैंक के और 4 डी रैंक के। विपिन ने सभी डी प्लस रैंक के कोर को सोख लिया, लेकिन डी रैंक के कोर को नहीं। पहले उसने एक डी रैंक कोर को सोख लिया था, लेकिन पाया कि उसके मोनार्च कोर ने इसे सोखने के बाद बहुत कम प्रगति की थी। उसे लगा कि डी रैंक के कोर की ऊर्जा उसके मोनार्च कोर तक पहुंचने से पहले कहीं गायब हो गई थी। यह वही एहसास था जो उसने पहले एफ रैंक के कोर को सोखते समय महसूस किया था, जब उसकी ऊर्जा भी गायब हो गई थी और उसका मोनार्च कोर इसे सोख नहीं पाया था। क्या मेरा कोर अब कम रैंक के कोर की ऊर्जा सोखना नहीं चाहता? विपिन ने चलते चलते सोचा, कोई बात नहीं, मैं इन्हें अपने प्राइम कोर के लिए इस्तेमाल कर लूंगा, उसने खुद से कहा, और बर्फ की चेन का इस्तेमाल करते हुए 15 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ गया जो उसके रास्ते को रोक रही थी। जब विपिन चट्टान के ऊपर पहुंचा और दूसरी ओर देखा, तो उसने कुछ ऑर्क्स के समूह को देखा। यह जगह पहले की तुलना में ज्यादा खुला था और आसपास कोई चट्टान नहीं थी। वहां लगभग 5 ऑर्क्स के समूह थे और हर समूह में 4 या 5 ऑर्क्स थे, लेकिन इस बार हर समूह में कम से कम 2 सी रैंक के ऑर्क्स थे। विपिन ने जब ध्यान से देखा तो उसने लगभग 1 किलोमीटर दूर हंटर्स की एक टीम को भी लड़ते हुए देखा। हालांकि वो ये नहीं देख पाया कि वहां कितने हंटर थे या उनकी रैंक क्या थी, लेकिन उसे यकीन था कि ये जगह कोर इकट्ठा करने के लिए सही थी, क्योंकि वहां बहुत सारे ऑर्क्स थे। अगर मैं यहां शिकार करूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वे अभी भी 1 किलोमीटर दूर हैं और यहां आने में उन्हें समय लगेगा, विपिन ने सोचा। उसने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके ऑर्क्स को मार डाले ताकि हंटर्स की चिंता न करनी पड़े। हर हंटर्स की टीम में एक सदस्य होता है जिसका काम उन राक्षसों के कोर इकट्ठा करना होता है जिन्हें उसकी टीम ने मारा है। ऐसी जगह जहां आपका कोर दूसरी टीमों द्वारा छीन लिया जा सकता है। अगर आप उन्हें जल्दी से इकट्ठा नहीं करते हैं तो एक कोर इकट्ठा करने वाला होना जरूरी था। क्योंकि हर टीम में ऐसा एक सदस्य होता था, इसलिए उन्हें कोर इकट्ठा करने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और इस पर समय बर्बाद भी नहीं होता। दूसरी ओर, चूंकि विपिन अकेला था, उसे ऑर्क्स को मारना और उनके कोर खुद ही इकट्ठा करना था। चैप्टर 188 सी प्लस रैंक के ऑर्क की ताकत। अगर विपिन ऑर्क को मारने के बाद तुरंत कोर इकट्ठा नहीं करता और दूसरे हंटर वहां पहुंच जाते हैं, तो वे उसके कोर को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। वो फिलहाल कोई परेशानी नहीं चाहता था, बस कोर इकट्ठा करना था। इसलिए उसने जल्दी से इन ऑर्क्स को खत्म करने और वहां से हटने का फैसला किया। विपिन चट्टान से नीचे आया और ऑर्क के एक समूह की तरफ बढ़ गया। उस समूह में 4 ऑर्क थे, 2 सी रैंक और 2 डी प्लस रैंक। वो पीछे से चुपके से उनकी ओर गया ताकि वे उसे आते हुए न देख सकें। अपनी छिपाने वाली अंगूठी की वजह से चारों ऑर्क उसे नहीं देख पाए। जब विपिन उनके करीब 5 मीटर दूर था तो उसने माना शक्ति का इस्तेमाल किया। वो अपने पैरों से जमीन पर दबाव डालकर पूरी ताकत से ऑर्क के समूह की ओर गोली की तरह दौड़ा। इससे पहले कि पहला ऑर्क कुछ समझ पाता, विपिन उसके पीछे आ गया और हवा की तेजी से वार किया। तलवार चलाते समय विपिन ने माना शक्ति बंद किया और हवा हेरफेर स्किल का इस्तेमाल किया। आसपास की हवा उसकी तलवार के चारों ओर इकट्ठी होने लगी और उसका तेज ब्लेड हरे रंग की चमक से लहराने लगा। मेघास्त्र की तेज धार ने सी रैंक ऑर्क की सख्त त्वचा को ऐसे चीर दिया जैसे वो मक्खन हो। ऑर्क का सिर हवा में उछल गया। इससे पहले कि दूसरा सी रैंक ऑर्क समझ पाता, विपिन ने उस पर भी एक तेजी से वार कर दिया। जैसे ही वार हुआ, मेघास्त्र ब्लेड के आसपास इकट्ठी हवा ने तेजी से एक विंड ब्लेड का रूप लिया और बिजली की गति से ऑर्क की ओर बढ़ गई। मेघास्त्र के प्रभाव से ब्लेड की शक्ति दोगुनी हो गई। ऑर्क बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विपिन बहुत करीब था। विंड ब्लेड ने ऑर्क को छूते ही उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। उसका ऊपरी शरीर उसके निचले शरीर से अलग हो गया और खून का फव्वारा छूट पड़ा। सी रैंक के दोनों ऑर्क को खत्म करने के बाद विपिन ने 2 डी प्लस रैंक ऑर्क को देखा जो डर के मारे जमे हुए थे। विपिन पहले ऑर्क की ओर बढ़ा जिसने घबराकर उस पर मुक्का चलाया, जबकि दूसरा भागने लगा। विपिन ने तुरंत भागते ऑर्क पर बर्फ की चेन का इस्तेमाल किया, जबकि वो पहले ऑर्क के हमले से बच गया। बर्फ की चेन ने भागते हुए ऑर्क को पकड़ लिया और विपिन ने दूसरे ऑर्क को अपनी तलवार से खत्म कर दिया। फिर वो बर्फ से बंधे दूसरे ऑर्क की ओर बढ़ा और उसे भी मार डाला।
ये छुपाने वाली अंगूठी वाकई बहुत काम की है। विपिन ने बड़बड़ाते हुए कोर इकट्ठा करने ही वाला था कि अचानक एक धमाका हुआ। विपिन ने पीछे से एक जोरदार आवाज सुनी और तुरंत मुड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि एक बड़ा लकड़ी का डंडा उसकी ओर आ रहा है। आखिरी पल में उसने तलवार उठाकर उसे रोका, लेकिन डंडे की ताकत से वो पीछे की ओर उछल गया। जब विपिन ने C+ रैंक वाले ऑर्क के हमले को रोका, तो वो तेजी से पीछे की ओर उड़ा। उसकी हथेलियां सुन्न पड़ गई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने अंतिम पल में मानस शक्ति का इस्तेमाल किया, वरना उस भयानक हमले से उसकी हड्डियां भी टूट सकती थी। विपिन लगभग 10 मीटर दूर जाकर गिरा और धूल में लौट गया। उसके कवच ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन धूल का स्वाद उसकी जीभ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने लुढ़कना बंद किया और खड़ा होने की कोशिश की, उसे फिर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। विपिन ने तेजी से आवाज की दिशा में देखा और एक 3 मीटर लंबा ऑर्क उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखा। ये ऑर्क उन सभी ऑर्क से अलग था जिन्हें उसने पहले देखा था। इसकी त्वचा पर हरे और भूरे रंग का अनोखा मिश्रण था और उसके हाथ में एक चमकदार लकड़ी का डंडा था। ऑर्क ने तुरंत विपिन के सामने आकर अपने तलवार से फिर से वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऑर्क ने हमला किया, विपिन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक बढ़ गया है। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि ये ऑर्क उन दुर्लभ प्राणियों में से एक है जो स्किल का उपयोग कर सकते हैं। भले ही विपिन ने माना शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन उसे लगा कि वो इस बार उस ऑर्क के हमले को नहीं रोक पाएगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे समझ में आ गया कि उसे इस बार अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। विपिन के पास अपनी ताकत को इकट्ठा करने का कोई समय नहीं था। ऑर्क ने अपनी गति का उपयोग करते हुए अपने हमले की शक्ति को दोगुना कर दिया। इस समय उसे हिम्मत हारने का समय नहीं था। विपिन ने खतरा को महसूस करते हुए स्वचालित रूप से अपने मानस शक्ति की 100% शक्ति का उपयोग किया और अपनी तलवार को लकड़ी के दिशा पर वार किया। तलवार और लकड़ी के आपस में टकराने से विपिन ने सोचा कि उसकी तलवार आसानी से लकड़ी को काट डालेगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जैसे ही उसकी तलवार लकड़ी से टकराई, उसके शरीर में एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ और वो प्रभाव के कारण तेजी से पीछे की ओर खिसक गया। उस हमले ने हवा में एक शॉकवेव भेजी, जिससे जमीन थर्रा उठी और आसपास की चट्टानें झूलने लगी। ऑर्क भी पीछे धकेला गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब विपिन को धकेला गया, तो उसने मानस शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करने के दर्द को महसूस कर रहा था। हालांकि उस दर्द की परवाह करने का समय नहीं था। वो सदमे में था। उसे पहले से पता था कि ऑर्क की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन C+ रैंक के ऑर्क के खिलाफ खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि उसने उन्हें कम आंका था। मानस शक्ति की 100% शक्ति का उपयोग करने के बाद भी उसकी शारीरिक शक्ति उस C+ रैंक के ऑर्क से कम थी। यह संभव था कि यह ऑर्क खास था क्योंकि यह स्किल का उपयोग कर सकता था, लेकिन यह जानकर उसे एक बड़ा झटका लगा। क्या है उस लकड़ी में जो मेरी तलवार से टकराने के बाद भी ये बिल्कुल बरकरार है? विपिन ने सोचा और एक बार फिर उस लकड़ी को ध्यान से देखा। विपिन अभी भी उस लकड़ी के बारे में सोच रहा था। तभी ऑर्क ने जोर से दहाड़ा और अपनी लकड़ी को जमीन पर पटका। चैप्टर 189 चुनौती का मजा। एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे जमीन उड़ गई और मलबा चारों ओर बिखर गया, जबकि एक भयंकर शॉकवेव विपिन की ओर बढ़ी। उस नजारे को देखकर विपिन ने तुरंत हवा में कूदने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार के चारों ओर हवा को इकट्ठा करने के लिए अपने हेरफेर स्किल का इस्तेमाल किया। फिर उसने देखा कि ऑर्क का दूसरा समूह भी लड़ाई की आवाज सुनकर उसकी दिशा में बढ़ रहा था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो गंभीर संकट में पड़ सकता था। विपिन ने हवा में कूदते ही देखा कि ऑर्क अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहा, वो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही विपिन ने ऑर्क को अपनी ओर बढ़ते देखा, उसने उसे रोकने के लिए बर्फ की जंजीरों का सहारा लिया। 2 बर्फ की जंजीरें जमीन से निकलकर ऑर्क के टखनों के चारों ओर लिपट गई। हालांकि ऑर्क की ताकत बहुत अधिक थी और जंजीरें उसे केवल 1 सेकंड के लिए रोक पाई, इससे पहले कि वो उन्हें तोड़ दे। लेकिन तब तक विपिन पहले ही जमीन पर उतर चुका था। हवा उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थी और वो ऑर्क की ओर बढ़ रहा था। वो अब भी हवा के हेरफेर का उपयोग कर रहा था और उसके तलवार के चारों ओर ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी। विपिन जानता था कि ऑर्क की रक्षा असाधारण रूप से मजबूत थी, इसलिए उसे पता था कि एक साधारण हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑर्क की ओर बढ़ते हुए
उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए स्पीड स्किल का भी इस्तेमाल किया। जैसे ही विपिन उसकी ओर आया, ऑर्क ने शांति से उसका इंतजार किया। जब वो उससे केवल 3 मीटर दूर था, ऑर्क ने बेसबॉल बैट की तरह अपना लकड़ी का डंडा घुमाया। उसके डंडे के घुमाने पर चारों ओर की हवा धधक उठी और शॉकवेव्स ने पूरे जगह को झकझोर दिया। विपिन ने महसूस किया कि उसकी ओर एक अद्भुत ताकत आ रही है और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जैसे ही लकड़ी का डंडा उस पर लगने ही वाला था, उसने पीछे की ओर झुककर उसे चकमा दिया और डंडे के नीचे से फिसल गया। डंडा उसके सिर के ऊपर से गुजर गया और विपिन फिसलते हुए ऑर्क के पैरों के पास पहुंच गया। इससे पहले कि ऑर्क अपने डंडे को घुमाने के बाद संभल पाता, विपिन ने तेजी से ऑर्क के एक पैर पर वार किया। लेकिन इस ऑर्क की त्वचा पिछले ऑर्कों की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त थी। उसकी तलवार हवा में लिपटी हुई थी। फिर भी ये ऑर्क के पैर को काट नहीं पाई। फिर भी वार ने ऑर्क के पैर पर एक बड़ा घाव बना दिया और वो दर्द से दहाड़ता हुआ लड़खड़ाने लगा। विपिन ने तुरंत उठकर ऑर्क की गर्दन पर वार करने का इरादा बनाया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि आसपास की जमीन थोड़ी हिल रही है। उसने अपने हमले को रोकते हुए जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही वो पीछे हटा, जमीन फट गई जहां वो कुछ पल पहले खड़ा था और वहां से धरती के कांटे निकलने लगे। पीछे हटते समय विपिन ने डायमेंशन शैडो बुलेट का भी इस्तेमाल किया। ऑर्क को अचानक एक घातक खतरा महसूस हुआ और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके घायल पैर के कारण वो 1 सेकंड की देरी से हिला और जब तक थोड़ा आगे बढ़ पाया, तब तक एक काली गोली सीधे उसकी जांघ पर लगी। गोली उसकी कठोर त्वचा में गहराई तक नहीं घुस पाई, लेकिन दर्द के मारे ऑर्क ने फिर भी जोर से दहाड़ा। दर्द के कारण ऑर्क की आंखें लाल हो गई और उसने गुस्से से भरी निगाहों से विपिन को देखा। लेकिन विपिन की ओर देखते ही उसे एहसास हुआ कि वो उस पर ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था। उसके हाथ में चमकीली हरी रोशनी से जगमगाती तलवार थी। अलविदा मिस्टर ऑर्क, विपिन ने कहा और अपनी तलवार को उसकी ओर फेंका। तलवार से एक चमकीली हरी हवा की धार निकली और तेजी से ऑर्क की ओर बढ़ी। विपिन ने इस विंड ब्लेड को बनाने के लिए अपने बहुत सारे माना का इस्तेमाल किया। विंड ब्लेड एक पल में ऑर्क तक पहुंची और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। ऑर्क को मारने के बाद विपिन ने राहत की सांस नहीं ली। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि कई दूसरे ऑर्क उसकी दिशा में तेजी से बढ़ रहे थे। C+ रैंक के ऑर्क को मारने के बाद विपिन ने जब चारों ओर नजर डाली तो देखा कि उसकी ओर तेजी से कई ऑर्क बढ़ रहे थे। उनकी संख्या और आक्रामकता ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने फुर्ती से एक माना पोशन निकाला और उसे एक ही घूंट में पी गया। आधे से ज्यादा माना तो उस C+ रैंक वाले ऑर्क को मारने में ही खत्म हो गया। उसने सोचा, पोशन का असर तुरंत महसूस करते हुए उसकी ऊर्जा तेजी से बहाल होने लगी। एक पल की भी बर्बादी किए बिना विपिन ने मरे ऑर्क की ओर कदम बढ़ाए और शैडो स्टोरेज स्किल का इस्तेमाल किया। यह कोई साधारण ऑर्क नहीं था। उसने सोचा, अगर वो इसे बेचा तो शायद कुछ खास इनाम मिल जाए। उसने ऑर्क के शरीर के साथ ही उसका वो रहस्यमयी लकड़ी का डंडा भी स्टोरेज में रख लिया। इस डंडे ने उसकी B रैंक की तलवार को भी चुनौती दी थी। विपिन यकीनन जानता था कि यह कोई साधारण हथियार नहीं हो सकता। इसका राज बाद में खोलूंगा, उसने खुद से कहा। अभी उसकी प्राथमिकता सामने से आ रहे ऑर्कों का सामना करना था। डंडे और ऑर्क के शरीर को स्टोरेज में रखते हुए विपिन ने एक नजर चारों तरफ दौड़ाई। अच्छी खबर यह थी कि उसे किसी और C+ रैंक के ऑर्क के संकेत नहीं मिले। हालांकि खतरा अभी भी बड़ा था। 4 अलग अलग टीमें उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। कुल 15 ऑर्क, जिनमें से कुछ C रैंक के थे और बाकी D+ रैंक के। 2 टीमों में 3-3 ऑर्क थे, एक में 4 और आखिरी टीम में 5 ऑर्क उसकी ओर बढ़ रहे थे। विपिन की आंखें सिकुड़ गई और उसने तलवार को मजबूती से थाम लिया। यह आसान नहीं होगा, उसने बुदबुदाया, लेकिन चुनौती का मजा भी तो कुछ अलग ही होता है। चैप्टर 190 गुफा की गहराई में विपिन ने उस दिशा में देखा जहां पहले हंटर्स की टीम थी और देखा कि उस जगह में अधिकांश ऑर्क पहले ही मारे जा चुके थे। उसे अंदाजा नहीं था कि वहां कितने हंटर थे, लेकिन यह तय था कि उन्होंने यहां चल रही लड़ाई को जरूर देख लिया होगा। यहां का हंगामा नजरअंदाज करना मुश्किल था। मुझे उनका सामना करने से पहले ही इन्हें खत्म करना होगा, विपिन ने सोचा और तुरंत अपनी शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल किया। एक पल में वो अपनी जगह से गायब हो गया और 5 ऑर्क्स के समूह की ओर बढ़ा। इस टीम में 2 C रैंक और 3 D+ रैंक के ऑर्क थे। विपिन को अचानक गायब होते देख सभी ऑर्क ठिठक गए। उनकी नजरें चारों ओर उसे ढूंढ रही थी।
लेकिन इनविजिबल रिंग की वजह से शैडो वॉक का असर और भी मजबूत हो गया था। विपिन लगभग गायब होकर उनके पीछे पहुंच गया। जब वो उनसे केवल 2 मीटर की दूरी पर था, तब भी ऑक्स उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सके। उनके करीब पहुंचते ही विपिन ने शैडो वॉक को रोक दिया, क्योंकि ये बहुत अधिक माना खर्च करता था, और तुरंत माना शक्ति का उपयोग किया। विपिन के अचानक प्रकट होने से ऑक्स सकते में आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने बिजली की तेजी से अपनी तलवार घुमाई और एक सी रैंक के ऑर्क का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद बिना रुके उसने एक D+ रैंक के ऑर्क को भी मार डाला। बाकी 3 ऑर्क्स तब तक मुड़ चुके थे, लेकिन विपिन की गति का मुकाबला करना उनके लिए असंभव था। जब उसने 5 ऑर्क्स पर हमला किया, तभी अन्य समूह ने भी उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। विपिन ने हंसते हुए सोचा, यह बिल्कुल ज़ॉम्बी गेम जैसा लग रहा है, जहां सभी ज़ॉम्बी आपको देखते ही आप पर टूट पड़ते हैं और आपको अपनी बंदूक से उनका सामना करना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि मेरी बंदूक अलग है। उसने बुदबुदाया और एक शैडो बुलेट सीधा D+ रैंक के ऑर्क की आंख में दाग दी, जो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गया। अपनी सारी ताकत झोंकते हुए विपिन 3 मिनट के भीतर बाकी सभी ऑर्क्स को मारने में सफल रहा। वो भारी सांसें ले रहा था और लगभग माना खत्म हो चुका था, लेकिन उसे आराम करने का वक्त नहीं था। मुझे हंटर के आने से पहले कोर ढूंढना होगा, विपिन ने मन में सोचा और तेजी से कोर की तलाश में जुट गया। 5 मिनट बाद 5 हंटर्स की एक टीम उस जगह पहुंची जहां विपिन ने अभी अभी ऑर्क से मुकाबला किया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनके सामने सिर्फ ऑर्क्स की लाशें पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लगता है शिकार करने वाली टीम पहले ही यहां से निकल चुकी है, टीम के नेता, एक मध्यम आयु के भी रैंक के हंटर ने खीस भरी आवाज में कहा। वो नजारे को देख ये समझ गया था कि किसी दूसरी टीम ने पहले ही इन ऑर्क्स का सफाया कर दिया है। क्या हमें आसपास तलाश करनी चाहिए? हो सकता है वे इन ऑर्क्स से कई कोर इकट्ठा कर चुके हों। सी रैंक के हंटर ने चारों ओर नजरें घुमाते हुए सुझाव दिया। उसकी बात पर बी रैंक के हंटर ने भी आसपास देखा। उसकी नजर उस जगह पर गई जहां विपिन ने C+ रैंक के ऑर्क के साथ लड़ाई लड़ी थी। वहां की नष्ट हुई जमीन देख उसने अपनी भौहें चढ़ाई और फिर सिर हिला दिया। छोड़ो, उनकी टीम में भी कोई भी रैंक का हंटर हो सकता है। बेवजह जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, उसने सावधानी से कहा। जमीन की बुरी हालत देखकर उसने ये मान लिया कि दूसरी टीम में भी एक शक्तिशाली हंटर था, और बिना कोई और खतरा उठाए वहां से दूर जाने का फैसला कर लिया। उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये पूरा विनाश विपिन और C+ रैंक के ऑर्क के बीच हुई लड़ाई का नतीजा था। दूर एक चट्टान के ऊपर विपिन भारी सांस लेते हुए लेटा था। उसका माना लगभग खत्म हो चुका था और उसकी आंखों के सामने हल्का अंधेरा छा रहा था। वो शांति से वहीं पड़ा रहा और हंटर्स की टीम को वहां से जाते हुए देखता रहा। सौभाग्य से मैं समय रहते निकल आया, विपिन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उस टीम में B रैंक का हंटर था। विपिन को पहले मारे गए ऑर्क से 2 C रैंक और 4 D+ रैंक के कोर मिले थे। कुछ देर आराम करने के बाद जब उसका माना थोड़ा वापस आया, तो उसने उन सभी कोरों को सोख लिया। कोर सोखने के बाद विपिन ने संतोष भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और चट्टान से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद उसने उस दिशा को चुना जो पहले आई हंटर टीम से अलग थी, और बिना देर किए तेजी से आगे बढ़ गया। स्विश, एक तेज हवा की तरह तलवार चमकी और C+ रैंक के ऑर्क का सिर हवा में उड़ गया। विपिन ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने ऑर्क के भारी शरीर को जमीन पर गिरते देखा, उसकी थकी हुई मांसपेशियों में कुछ राहत आई। C+ रैंक के ऑर्क से निपटना हर बार चुनौतीपूर्ण होता है। उसने अपने आप से बुदबुदाया और फिर ऑर्क के कोर की तलाश में जुट गया। उसे ऑर्क गुफा में 4 घंटे हो चुके थे। उस खतरनाक इलाके को छोड़ने के बाद, जहां उसने एक विशेष स्किल वाले C+ रैंक के ऑर्क से मुकाबला किया था, वो और गहराई में घुसता चला गया। रास्ते में उसे कई ऑर्क मिले जो C और C+ रैंक के थे। हर झगड़े ने उसकी थकान और बढ़ा दी, लेकिन विपिन ने अपने कदम नहीं रोके। कई बार उसकी नजर कुछ भी रैंक के ऑर्क पर भी पड़ी, लेकिन वो दूर से ही उनका सामना करने से बचता रहा। B रैंक के किसी ऑर्क से भिड़ने का मतलब था मौत की गारंटी, और विपिन अभी इतनी बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था। इस दौरान उसका सामना कुछ हंटर से भी हुआ, लेकिन किसी ने उस पर हमला नहीं किया। कुछ ने तो यह देखकर कि वो केवल D+ रैंक का नौसिखिया है, उसे सलाह भी दी कि वो इस खतरनाक जगह को छोड़ दे। ये इलाका C और C+ रैंक के ऑर्क से भरा है, एक हंटर ने चेतावनी दी थी। विपिन समझ रहा था कि वह जितना गहराई में जाएगा, खतरे उतने ही बढ़ते जाएंगे।
उसने हंटर्स की एक टीम देखी जो अपने एक गंभीर रूप से घायल साथी को वापस ला रहे थे। यह दृश्य एक सख्त चेतावनी की तरह था। यह जगह सिर्फ सावधान और ताकतवर लोगों की है और एक गलत कदम उसे भी उन्हीं की तरह घायल या शायद बदतर कर सकता था। लेकिन विपिन रुका नहीं। वो जानता था कि उसे और भी गहराई में जाना है। चैप्टर 191 खुश और परेशान। एक मिल गया, विपिन ने कहा जब उसने ऑर्क के शरीर से एक C+ रैंक का कोर निकाला। कोर को पानी से धोने के बाद विपिन ने उसे अपने मुंह में डाल लिया। कोर की ऊर्जा में बदलकर उसके मोनार्च कोर द्वारा सोख ली गई। कुछ और कोर मिल जाएं तो मैं आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा। विपिन ने कोर की ऊर्जा को पूरी तरह सोखने के बाद खुद से कहा। ऊर्जा को सोखने के बाद वो और ऑक्स की तलाश में आगे बढ़ा। 5 मिनट बाद वो एक छोटी चट्टान पर पहुंचा जो लगभग 15 मीटर ऊंची थी। आइस चेन का उपयोग कर विपिन आसानी से चट्टान पर चढ़ गया और उसके ऊपर पहुंच गया। जब वो ऊपर पहुंचा और चट्टान के पीछे देखा तो उसका शरीर एक पल के लिए ठिठक गया। वो तुरंत वहां लेट गया ताकि छिप सके। लेटने के बाद उसने चुपके से चट्टान से झांका और राहत की सांस ली जब देखा कि किसी ने उसे नहीं देखा। उसके सामने एक बड़ी खुली जगह थी जहां ऑर्क के कुछ समूह थे। हर समूह के बीच काफी दूरी थी और हर समूह में कम से कम 7 ऑर्क थे, जिनमें से हर एक समूह में कम से कम 2 B रैंक के ऑर्क थे। सभी ऑर्क बिना किसी डर के अपनी आभा छोड़ रहे थे, जैसे कि ये उनकी जगह हो। गौर से देखने पर विपिन ने कुछ हंटर भी देखे जो दूर से ऑर्क्स के साथ लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई उससे 4 या 5 किलोमीटर दूर हो रही थी, इसलिए वो ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि वहां कितने हंटर्स की टीम थी। अगर मैं वापस जाऊं और बाहरी क्षेत्र में देखूं तो मुझे भी रैंक से नीचे के ऑर्क शायद ही मिलेंगे, विपिन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। 4 घंटे बीत चुके थे और उसे पता था कि ज्यादातर कम रैंक के ऑर्क्स पहले ही हंटर्स द्वारा मारे जा चुके थे। अब कम रैंक के ऑर्क्स को खोजना बहुत मुश्किल था। अगर वो यहां से चला जाता और बाहरी क्षेत्र में देखता तो उसे कम लेवल के ऑर्क्स मिलने की संभावना बेहद कम थी। क्या मुझे अब यहां से निकल जाना चाहिए? विपिन ने गंभीरता से सोचा। उसे अभी भी C रैंक तक पहुंचने के लिए कुछ कोर की आवश्यकता थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो 1-2 दिनों में उन्हें जंगल में इकट्ठा कर लेगा। लेकिन अगर वो यहां से कोर इकट्ठा करना चाहता तो उसे भी रैंक के ऑर्क्स का सामना करना पड़ता, क्योंकि ज्यादातर कम रैंक के ऑर्क पहले ही मारे जा चुके थे। मुझे नहीं लगता कि मैं भी रैंक के ऑर्क्स का सामना कर पाऊंगा। उस ऑर्क को मारना पहले ही मुश्किल था जो स्किल का उपयोग कर सकता था, और वो निश्चित रूप से भी रैंक के ऑर्क से कमजोर था। विपिन ने सोचा और यहां से जाने का फैसला किया। वो अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता था। प्रैक्टिकल एग्जाम में जो हुआ था उससे यह साफ था कि अगर वो भी रैंक के ऑर्क से लड़ने की कोशिश करेगा तो बुरी तरह हार जाएगा। जैसे ही विपिन जाने वाला था, पहाड़ के भीतर से 2 शक्तिशाली दहाड़े गूंज उठीं। उन दहाड़ों को सुनकर उसका दिमाग चकरा गया और वो गंभीर चेहरे के साथ उस दिशा में देखने लगा। ए रैंक ऑर्क्स, उसने खुद से कहा। उसे यकीन था कि जो दहाड़े उसने सुनी वे ए रैंक के ऑर्क्स की थी। सिर्फ दहाड़ की शक्ति से ही वो महसूस कर सकता था कि वे 2 ऑर्क्स किसी भी रैंक के ऑर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। तो वे ऑर्क्स आखिरकार बाहर आ गए, विपिन ने खुद से कहा। लेकिन उन ऑर्क्स की उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि उनकी देखभाल करना हिमेश और दूसरों की जिम्मेदारी थी। विपिन ने ऑर्क्स के सबसे नजदीकी समूह को देखा जो उससे लगभग 100 मीटर दूर था, और निराशा में आहें भरी। उस समूह में 7 ऑर्क थे, जिनमें से 2 B रैंक के और बाकी 5 C+ रैंक के थे। वो जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो उनका सामना नहीं कर सकता। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। लगभग 1 मिनट तक चट्टान पर लेटकर वो ये सोचता रहा कि उसे इस विचार को आजमाना चाहिए या नहीं। ठीक है, भले ही ये काम न करे, मैं उनसे भागने में सक्षम हो सकता हूं, क्योंकि शैडो वॉक का प्रभाव छिपाने वाली अंगूठी से बढ़ जाता है। विपिन ने आखिरकार अपना मन बना लिया और गंभीरता से ऑर्क्स के समूह की ओर देखा। B रैंक के ऑर्क्स को देखकर उसका मुंह फड़कने लगा। सच में एक दिन मैं अपनी लापरवाही की वजह से मर जाऊंगा। विपिन ने आखिरी बार खुद को कोसा और चट्टान से नीचे उतरना शुरू कर दिया, B रैंक के ऑर्क्स की ओर बढ़ते हुए। विपिन बिना ऑर्क्स को सतर्क किए चट्टान से नीचे उतर आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। B रैंक के ऑर्क्स की शक्तिशाली आभा महसूस करते हुए वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि क्या वो सचमुच उन पर हमला करने के बारे में सोचने के लिए तैयार था। या तो स्वर्ग जाओ या घर जाओ। घबराहट के कारण उसने गलत वाक्य सोचा
और तुरंत अपना सिर झटका। मेरा मतलब है, या तो बड़ा बनो या घर जाओ। एक गहरी सांस लेते हुए उसने शैडो वॉक का इस्तेमाल किया और ऑक्स के समूह की ओर बढ़ने लगा। मुझे उम्मीद है कि सारे प्रभाव एक साथ काम करेंगे और बी रैंक के ऑक्स मुझे महसूस नहीं कर पाएंगे, विपिन ने सोचा और अपनी छिपाने वाली अंगूठी के पूर्ण इनविजिबल स्किल सक्रिय कर दिया। इनविजिबल स्किल बी रैंक अंधेरे और छाया पत्थरों से बनी एक अंगूठी। ये पहनने वाले को छिपाने का निष्क्रिय प्रभाव देती है। अंगूठी पहनने के बाद आप बी रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति से अपनी उपस्थिति छिपा सकते हैं। ये अंधेरे और शैडो टाइप के स्किल की शक्ति को मामूली रूप से बढ़ा देती है। दिन में एक बार आप अंगूठी से जुड़े स्किल पूर्ण इनविजिबल का उपयोग कर सकते हैं। पूर्ण इनविजिबल स्किल सक्रिय होने पर बी रैंक से नीचे कोई भी आपको 1 मिनट तक नहीं देख सकता। उम्मीद करते हुए कि पूर्ण इनविजिबल का प्रभाव उसकी शैडो वॉक और अंगूठी के निष्क्रिय प्रभाव के साथ मिलकर बढ़ेगा, विपिन ऑक्स के समूह की ओर बढ़ गया। चलते समय उसने अपनी तलवार के चारों ओर हवा इकट्ठा करने के लिए हवा हेरफेर का भी उपयोग किया, जिससे उसकी गति और भी बढ़ गई। वो एक बी रैंक के और के पास पहुंचा और उस पल वो अविश्वसनीय रूप से परेशान और खुश दोनों महसूस कर रहा था। परेशान इस बात का था कि अगर वे उसे महसूस कर लेते तो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता। वहीं खुश इस बात से था कि अगर उसकी योजना सफल हो गई तो वो इस समूह के ऑक्स को मार सकेगा। चैप्टर 192 फॉर्मेशन। जल्द ही विपिन बी रैंक ऑर्क से सिर्फ 5 मीटर दूर था, लेकिन ऑर्क उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि ऑर्क ने उसे 5 मीटर की दूरी पर भी नहीं देखा था। विपिन ने अपनी गति धीमी नहीं की, क्योंकि यह हमला करने का सबसे अच्छा मौका था। उसने जल्दी से अपने स्पीड स्किल का इस्तेमाल किया और एक पल में 5 मीटर की दूरी तय कर ली। ऑर्क के पीछे पहुंचकर उसने शैडो वॉक का उपयोग बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी इनविजिबल था, क्योंकि छिपाने वाली अंगूठी के पूर्ण इनविजिबल स्किल ने उसे छिपाए रखा था। 5C+ रैंक ऑक्स उसे तब भी महसूस नहीं कर पाए जब तक उसने शैडो वॉक बंद नहीं कर दिया, लेकिन समूह के दोनों बी रैंक ऑक्स अलग थे। जैसे ही विपिन ने शैडो वॉक बंद किया, दोनों बी रैंक ऑक्स उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगे। लेकिन उस बी रैंक ऑक के लिए जिसे विपिन ने निशाना बनाया था, बहुत देर हो चुकी थी। उसने तलवार से हवा का एक तेज झोंका भेजा जो ऑर्क की गर्दन को निशाना बना रहा था। खतरे को भांपते हुए ऑर्क ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि विपिन ठीक उसके पीछे था, वो हमले से नहीं बच पाया। तलवार की धार ऑर्क की गर्दन से टकराई और लाल खून बहने लगा। हालांकि हवा के झोंके की मदद के बावजूद विपिन ऑर्क का सिर पूरी तरह से नहीं काट पाया। बी रैंक ऑर्क की त्वचा बहुत कठोर थी और वो केवल उसकी गर्दन का आधा हिस्सा ही काट सका। सिर पूरी तरह से कट नहीं पाया, इसलिए ऑर्क का सिर एक ओर लटक गया, जिससे एक भयावह नजारा बन गया। हालांकि वो उसे तुरंत नहीं मार पाया, विपिन रुका नहीं और उसने फिर से शैडो वॉक का इस्तेमाल किया। ऑर्क की आधी कटी हुई गर्दन से खून बहते देख उसे यकीन हो गया कि अब वो और कुछ समय तक लड़ नहीं पाएगा। इसके बाद विपिन ने शैडो वॉक का इस्तेमाल करके ऑर्क से दूरी बना ली और उनसे लगभग 20 मीटर दूर चला गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि दूसरा भी रैंक ऑर्क कुछ भी करने में असमर्थ रहा। दहाड़! जैसे ही विपिन 20 मीटर दूर गया, दूसरा भी रैंक ऑर्क दहाड़ते हुए उस स्थान पर भागा जहां विपिन एक पल पहले था। विपिन ने ध्यान से देखा कि क्या अब वो ऑर्क उसे देख सकता है, क्योंकि उसे उसकी उपस्थिति का पता था। अगर उसे जरा सा भी शक होता कि ऑर्क उसे महसूस कर रहा है, तो वो तुरंत वहां से भाग जाता। पहले बी रैंक ऑर्क पर हमला करने से लेकर 20 मीटर दूर पहुंचने तक उसे 10 सेकंड लगे। इसके बाद उसने दूसरे बी रैंक ऑर्क को 10 सेकंड तक बारीकी से देखा। 10 सेकंड तक ऑर्क के हाव भाव को देखकर विपिन के होठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि ऑर्क उसे खोजने की कोशिश में इधर उधर देख रहा था, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। ये देखकर कि ऑर्क उसे महसूस नहीं कर पा रहा था, विपिन एक बार फिर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वो जानता था कि इस बार ऑर्क उसकी उपस्थिति के बारे में सावधान है और पिछली बार की तरह उसे हैरान नहीं कर पाएगा। ऑर्क की ओर बढ़ते हुए विपिन ने एक अलग तरीके से डायमेंशनल शैडो बुलेट स्किल का इस्तेमाल किया। एक गोली सामने से, एक गोली दाईं ओर से और एक गोली बाईं ओर से, 3 गोलियां ऑर्क की 3 दिशाओं से निकली। जब ऑर्क ने इन तीनों दिशाओं से खतरे को महसूस किया, तो उसने तुरंत पीछे हटकर उन दिशाओं पर नजर डाली जहां से उसे खतरा आ रहा था। उसे लगा कि विपिन उन तीनों दिशाओं से उस पर हमला कर रहा है। जैसे ही ऑर्क पीछे हटा, उसने देखा कि जिस जगह पर वो थोड़ी देर पहले खड़ा था, वहां से तीनों गोलियां गुजर रही थी। ये देख ऑर्क को महसूस हुआ कि ये विपिन नहीं,
बल्कि कहीं और था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पीछे खड़े विपिन ने अपनी तलवार घुमा दी। खून की धार पिछली बार की तरह फूट पड़ी और ऑर्क दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे भी रैंक ऑर्क को भी ढेर होते देख विपिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत शैडो वॉक का इस्तेमाल किया और फिर से गायब हो गया। सीधे C+ रैंक के ऑक्स की ओर बढ़ा, जिनके चेहरों पर भय की झलक थी। बी रैंक ऑक्स के विपरीत ये C+ रैंक ऑक्स उसे महसूस नहीं कर सकते थे, भले ही वो शैडो वॉक का इस्तेमाल न करें, और उनकी सुरक्षा भी बी रैंक ऑक्स की तुलना में काफी कमजोर थी। सिर्फ 10 सेकंड में विपिन ने 5 C+ रैंक ऑक्स को मार डाला, जो उसे देख नहीं सकते थे। C+ रैंक ऑक्स को खत्म करने के बाद उसने बिना रुके उन बी रैंक ऑक्स को भी मार डाला, जो अब भी दर्द से करहा रहे थे। ऑर्क्स को मारने के बाद विपिन कुछ पल वही खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि अभी अभी क्या हुआ। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने 2 बी रैंक ऑक्स को मार गिराया है। लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उसे इस जगह से जल्दी से निकलना था, इससे पहले कि आसपास के ऑर्क्स को उसकी उपस्थिति को महसूस हो। विपिन ने जल्द से जल्द कोर की तलाश शुरू की, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे इसकी अधिक परवाह नहीं थी। कोर मिले या न मिले, वो परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट था। उसके मन में अब बस यही विचार चल रहा था कि उसकी शैरो एनर्जी के अलावा अब उसके पास एक और शक्तिशाली हथियार है। पर्वत चोटी में 2 शक्तिशाली दहाड़े गूंजी, जिससे हर हंटर का चेहरा तनाव में आ गया। लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि 3 ए रैंक के हंटर उनकी मदद के लिए तैयार हैं। तो वे कमीने आखिरकार आ ही गए, ऑस्टिन ने कहा, और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। चलो, जैसा हमने पहले चर्चा की थी वैसा ही करते हैं, हिमेश ने कहा, और वो और ऑस्टिन उस दिशा की ओर उड़ गया जहां से दहाड़े आई थी। लायला वहीं रुक गई और उनके लौटने का इंतजार करने लगी। उनकी योजना बहुत सरल थी। ऑर्क राक्षस होते हैं जिन्हें लड़ाई का शौक होता है, इसलिए हिमेश और ऑस्टिन ए रैंक के ऑर्क पर हमला करके उन्हें उकसाने का फैसला किया। उकसाने के बाद ऑर्क निश्चित रूप से उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका असली लक्ष्य ऑर्क्स को उस जगह पर लाना था जहां उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाया था। जब वे ऑर्क्स को बाहर निकालेंगे तो वहीं पर लायला फॉर्मेशन को सक्रिय कर देंगी। फॉर्मेशन सक्रिय होने के बाद ऑर्क्स को संभालना उनके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि ये एक साधारण योजना थी, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि ये ऑर्क्स की लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण सफल होगी। चैप्टर 193 लड़ाई। क्योंकि वे उड़ रहे थे, हिमेश और ऑस्टिन चट्टानों और दूसरी चीजों से परेशान नहीं हुए और जल्दी ही 2 ए रैंक ऑर्क की आभा महसूस कर पाए। मैं उस ऑर्क को लुभाऊंगा जो प्रकाश तत्व का उपयोग कर सकता है। तुम दूसरे को संभाल लेना, ऑस्टिन ने अपने भाले को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। ठीक है, सावधान रहना, हिमेश ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जल्द ही वे उस जगह पहुंचे जहां से वे 2 ए रैंक ऑर्क की आभा महसूस कर सकते थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि 2 ऑर्क एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े थे और उनकी ओर देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ऑर्क उन्हें देख रहे थे तो वे हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी आभा को नहीं छिपाया था। 2 ऑर्क में से एक 2 मीटर ऊंचा था, जबकि दूसरा 3.5 मीटर। 3.5 मीटर ऊंचा ऑर्क साधारण ऑर्क की तरह ही दिख रहा था, सिवाय इसके कि वो बड़ा और ताकतवर था। लेकिन 2 मीटर ऊंचा ऑर्क पूरी तरह से अलग था। इसकी त्वचा हरे रंग की बजाय हल्के बैंगनी रंग की थी और इसके गंजे सिर के बीच से 15 सेंटीमीटर लंबा गहरा बैंगनी सींग निकला हुआ था। सींग के चारों ओर कभी कभी रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे देखने वालों को खतरनाक एहसास हो रहा था। लगता है कि हमें यह पता लगाने की जरूरत नहीं है कि रोशनी का इस्तेमाल कौन कर सकता है, ऑस्टिन ने बैंगनी ऑर्क पर अपना भाला तानते हुए कहा। लड़ते समय कोई बेवकूफी मत करना, और जब यह तुम्हारा पीछा करने लगे तो इसे सीधे फॉर्मेशन की ओर ले जाना, हिमेश ने कड़ी आवाज में कहा और उससे दूर चला गया। क्या बकवास है, ऑस्टिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसके भाले की नोक पर एक छोटा काला गोला बनने लगा था। ओए परपी, चलो खेलते हैं, ऑस्टिन ने चिल्लाया जब काला गोला 5 सेंटीमीटर बड़ा हो गया और उसने इसे बैंगनी ऑर्क की ओर फेंका। काला गोला बिजली की गति से आगे बढ़ा और साउंड बैरियर को तोड़ते हुए तुरंत बैंगनी ऑर्क के सामने पहुंच गया, जो अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था। जैसे ही काला गोला उस पर हमला करने वाला था, उसके चारों ओर बैंगनी बिजली चमकने लगी और एक थंडर शील्ड बन गई। काला गोला थंडर शील्ड से टकराया, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। थंडर शील्ड से टकराने के बाद गोला एक पल में काले धुएं के बादल में बदल गया
और ऑर्क के चारों ओर 50 मीटर जगह को ढक लिया। काले धुएं से ढकी जमीन पर सिजल की आवाज गूंजने लगी। उस जगह में चट्टान के पत्थर टूटने लगे क्योंकि उनमें बड़ी दरारें पड़ गई थी। ऑस्टिन ने काले बादल को ध्यान से देखा और साथ ही अपने एक स्किल विचार त्वरण को सक्रिय कर दिया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह स्किल उसकी सावधानियों और सोचने की गति को बढ़ाता है। विचार त्वरण का उपयोग करने के बाद ऑस्टिन काले धुएं के बीच कुछ बैंगनी प्रकाश टिमटिमाता हुआ देख सकता था। अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और बिजली के जमीन पर गिरने से काला धुआं उड़ गया। ऑस्टिन ने देखा कि बैंगनी रंग की गड़गड़ाहट की एक लकीर सुपरसोनिक गति से उसकी ओर आ रही है। ऑस्टिन ने शाप दिया और जल्दी से एक तरफ हट गया। बड़ी मुश्किल से उसने उसके हमले को चकमा दिया था। अगर उसके विचार त्वरण स्किल के कारण नहीं होता तो ऑस्टिन जानता था कि वो उस हमले को नहीं चकमा दे पाता। उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था जब उसने देखा कि गड़गड़ाहट की लकीर 50 मीटर दूर रुक गई और एक और की परछाई में बदल गई। क्या ये जानता है कि मैं यहां हूं? ऑस्टिन हैरान होकर सोचने लगा। जब ऑर्क 50 मीटर दूर रुका तो उसके माथे का सींग जल उठा और उससे बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट निकलने लगी जो उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। ऑस्टिन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि ऑर्क के चारों ओर की बिजली का एक कवच का रूप ले रही थी। जल्द ही ऑर्क का पूरा शरीर बिजली कवच से ढक गया जो उसे एक प्रभावशाली रूप दे रहा था। कवच के दिखने के बाद ऑर्क की आभा और भी मजबूत हो गई। यह कमीना निश्चित रूप से साधारण नहीं है, ऑस्टिन ने बड़बड़ाया। तभी ऑर्क के पीठ के पीछे कुछ निकलने लगे। जल्दी उसके शरीर 2 हरे पंख निकले जो जहरीला धुआं छोड़ रहे थे। जैसे ही पंख उसकी पीठ के पीछे दिखाई दिए, ऑस्टिन पलट गया और जहरीले धुएं के बादल को पीछे छोड़ते हुए फॉर्मेशन की दिशा में उड़ने लगा। मैं इसे फॉर्मेशन की ओर ले जा रहा हूं क्योंकि हिमेश ने मुझे पहले ही कुछ न करने के लिए कहा था, नहीं तो मैं इसे कुछ समय के लिए और खेलता। ऑस्टिन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए सोचा। वो भाग नहीं रहा था क्योंकि वो ऑर्क से डर गया था। अचानक ऑस्टिन ने बिजली की आवाज सुनी और जब उसने पीछे देखा तो उसका दिल लगभग उसकी सीने से बाहर निकल आया। ऑस्टिन ने पीछे देखा जब उसने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। अपने स्किल विचार त्वरण को सक्रिय करके उसने धीमी गति से देखा कि बिजली से बने 4 पंखों के 2 जोड़े ऑर्क की पीठ पर दिखाई दे रहे थे। ऑर्क के भयानक चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। जैसे वो ऑस्टिन को उड़ते हुए देखा, ऑर्क ने बिजली के पंख फड़फड़ाए। साउंड बैरियर तुरंत टूट गया और ऑर्क एक गोली की तरह ऑस्टिन की ओर बढ़ गया। हालांकि उसने अपने विचार त्वरण स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन वो मुश्किल से ऑर्क को हिलते हुए देख पाया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसकी पीठ के ठीक पीछे ऑर्क दिखाई दिया और बिजली से ढकी अपनी मुट्ठी से उसे मुक्का मारा। ऑर्क के मुक्के के पीछे की ताकत इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है। ऑस्टिन की आंखें मुक्के की ताकत को महसूस करते हुए चौड़ी हो गई। मुट्ठी ऑस्टिन की पीठ से टकराई, उसका ताकत उसके शरीर में घुस गया और बिजली ने उसे अंदर से बर्बाद करने लगी। उसका शरीर खूनी धुंध में फट गया। जैसे ही ऑस्टिन का शरीर खूनी धुंध में फटा, ऑर्क का चेहरा बदल गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हट पाता, खूनी धुंध उसके पूरे शरीर को ढकते हुए उसकी ओर बढ़ गई। चैप्टर 194 बिजली तत्व का ऑर्क। ऑर्क से 50 मीटर दूर ऑस्टिन का चेहरा पीला पड़ गया। सौभाग्य से मैंने समय रहते जहर वाले क्लोन का इस्तेमाल किया। ऑस्टिन का शरीर इस सोच से कांप उठा कि अगर उसे वो हमला लगता तो क्या होता। ऑर्क, जो जहर की धुंध में लिपटा था, जोर से दहाड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। ऑस्टिन ने क्लोन में लकवा मारने वाला जहर डाला था। अगर वो कोई साधारण ए रैंक का हंटर होता तो ये जहर उसे कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त कर सकता था, लेकिन ये ऑर्क असाधारण रूप से शक्तिशाली था। ऑस्टिन जानता था कि जहर उसे बस धीमा करेगा। जैसा उसने सोचा था, ऑर्क ने अचानक शक्ति फैलाकर जहर की धुंध को झाड़ दिया, लेकिन ऑस्टिन देख सकता था कि जहर का असर अभी भी था। ऑर्क का शरीर अकड़ गया था और जहर वाले क्लोन ऑस्टिन ने फिर से 4 और क्लोन बनाए और उन्हें अलग अलग दिशाओं में उड़ने का आदेश दिया। ऑस्टिन के कई रूप देखकर ऑर्क गुस्से से चिल्लाया। उसके माथे का सींग चमकने लगा। आगे की ओर उड़ते हुए ऑस्टिन ने अपने शरीर में सिहरन महसूस की। कड़कड़ाहट। ऑर्क वही खड़ा रहा, लेकिन उसके सींग से सैकड़ों बिजली की लहरें निकली जो चारों ओर फैल गई। बिजली की गति इतनी तेज थी कि ऑस्टिन अपने त्वरित विचार स्किल का इस्तेमाल करने के बाद भी मुश्किल से खुद को जहर की एक ढाल में ढक पाया।
इससे पहले कि बिजली उसके पास आ जाती। जो 4 क्लोन उसने बनाए थे वे सब बिजली की लहरों से बर्बाद हो गए। जहर की ढाल भी टूट गई, लेकिन उसके बाद बिजली की ताकत आधी रह गई। विस्फोट की आवाजें गूंजी जब बिजली ने चट्टानों को तोड़ डाला और पहाड़ तबाह हो गया। पत्थर धूल में बदल गए और 300 मीटर की जगह रोशनी से भर गई। B+ रैंक के हंटर डर से आसमान की ओर देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि अगर वे इस हमले में फंसते तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं होती। ऑस्टिन ने अपने भाले से बची हुई कमजोर बिजली की लहरों को रोकने की कोशिश की, जो जहर की ढाल के टूटने के बाद कमजोर हो चुकी थी। लेकिन वहां बहुत सारे बिजली के हमले अभी भी थे, जो ऑस्टिन पर हमला करने में सक्षम थे। उसके कवच ने ज्यादातर प्रभाव को रोक लिया था। फिर भी उसे लगा कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। सभी क्लोनों को नष्ट करने के बाद ऑर्क असली ऑस्टिन की ओर बढ़ा, लेकिन जहर के कारण उसकी गति पहले से धीमी हो गई थी। लकवा मारने वाला जहर शरीर को सुन्न करने के साथ साथ माना की गति को भी धीमा कर देता है। इससे जहर से प्रभावित व्यक्ति जब कोई स्किल इस्तेमाल करता है तो उसे अधिक माना लगता है और स्किल सक्रिय होने में समय लगता है। ऑर्क भले ही बिजली के पंखों से उड़ रहा था, फिर भी वो पहले से धीमा था, क्योंकि पंख भी माना से बने थे। ऑस्टिन थंडर आर्क से बचते हुए भी लगातार फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा था। जब ऑर्क ने उसका पीछा किया तब वो 200 मीटर दूर था। पहले ही बिजली की लहरों की वजह से ऑस्टिन की गति भी धीमी हो गई थी, लेकिन जहर की क्लोन और बैरियर ने उसे सुरक्षित रखा, जिससे उसकी गति अभी भी ऑर्क से तेज थी। जैसे जैसे ऑर्क उसका पीछा करता रहा, वे फॉर्मेशन की दिशा में बढ़ते गए। ऑर्क के शक्तिशाली शरीर की वजह से जहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। ऑस्टिन जानता था कि जहर का प्रभाव जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए वो जल्द से जल्द फॉर्मेशन तक पहुंचना चाहता था। जब वो गठन से 300 मीटर दूर था, तब ऑर्क पर जहर का असर खत्म हो गया। अपनी शक्ति वापस पाकर ऑर्क जोर से चिल्लाया, जिससे ऑस्टिन परेशान हो गया। सौभाग्य से मैं अब फॉर्मेशन के पास हूं, उसने सोचा और चैन की सांस ली। 300 मीटर एरैंक हंटर के लिए कुछ भी नहीं है जिसे वो आसानी से पार कर सकता है। अचानक ऑस्टिन की पीठ पर हरे पंख चमक उठे और धुआं निकलने लगा। अगले ही पल उसने पंखों को झटके से फड़फड़ाया और गोली की तरह आगे बढ़ गया। उसी समय ऑर्क ने भी अपनी पूरी ताकत से बिजली की गति से पीछा करना शुरू किया, क्योंकि जहर का असर खत्म हो चुका था। ऑर्क अपने पंख फड़फड़ाते हुए ऑस्टिन के सामने पहुंचा और खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमक रही थी और वो हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार जब ऑर्क सामने आया तो ऑस्टिन डरा नहीं। वो भी मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाई। जैसे ही उसने उंगलियां चटकाई, 300 मीटर के क्षेत्र में फैली एक विशाल फॉर्मेशन चमक उठी और एक गोल आकार बैरियर आसमान में निकली, जिसने ऑस्टिन और ऑर्क दोनों को घेर लिया। ऑर्क, जो हमला करने वाला था, अचानक महसूस करने लगा कि उसकी शक्ति घट रही है। उसने बिजली से अपना कंट्रोल खो दिया। उसके बिजली के पंख भी मंद हो गए और उसके शरीर के चारों ओर चमकती बिजली गायब हो गई। बिजली का कंट्रोल खोने से ऑर्क का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन की ओर गिरने लगा। हालांकि क्योंकि फॉर्मेशन ने बिजली की शक्ति को केवल 50% तक काम किया था और पूरी तरह से बंद नहीं किया, ऑर्क ने गिरने से पहले वापस कंट्रोल पा लिया। लेकिन ऑस्टिन, जो इसी पल का इंतजार कर रहा था, उसने मौका को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। जैसे ही ऑर्क गिर रहा था, उसने एक विशेष स्किल तैयार किया। ऑस्टिन ने अपने भाले को बंदूक की तरह पकड़ा और ऑर्क पर निशाना साधा। भाले के निचले सिरे पर एक ट्रिगर निकल आया। फिर उसने अपने जहर निर्माण स्किल का इस्तेमाल किया और हेमोटॉक्सिक जहर तैयार किया, जिसे उसके भाले ने सोख लिया। हेमोटॉक्सिक जहर रक्त और संचार प्रणाली पर हमला करता है और यह जहर साधारण से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ऑस्टिन ने यह जहर इसलिए चुना क्योंकि भले ही उन्होंने फॉर्मेशन से बिजली की शक्ति को 50% तक कम कर दिया था, ऑर्क अब भी अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। साधारण तौर पर ऑर्क अपनी शारीरिक ताकत से लड़ते हैं, लेकिन ये ऑर्क अब भी बिजली का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो एक साधारण एरैंक ऑर्क से कहीं ज्यादा खतरनाक था। चैप्टर 195 जहर। लेकिन हेमोटॉक्सिक जहर की मदद से ऑस्टिन ऑर्क के शरीर को कमजोर कर सकता था। इसके कमजोर शरीर और कमजोर हो चुकी बिजली के साथ अब ऑस्टिन और लायला के लिए इसे हराना आसान हो जाएगा। ऑस्टिन ने शक्तिशाली हेमोटॉक्सिक जहर बनाने के लिए बहुत सारा माना इस्तेमाल किया। उसके भाले ने जहर को सोख लिया, जिससे उसका सफेद रंग पीला हो गया। जैसे ही ऑस्टिन ने देखा कि ऑर्क खुद को संभाल रहा है और गिरना बंद कर रहा है, उसने जहर बनाना बंद किया
और भाले का ट्रिगर दबा दिया। एक छोटी गहरे पीले रंग की गोली हवा को चीरती हुई बिजली की गति से ऑर्क की ओर बढ़ी। और कभी ये समझ भी नहीं पाया था कि उसकी बिजली का कंट्रोल क्यों कम हो गया है। तभी उसने देखा कि एक पीली रोशनी उसकी तरफ आ रही है। गोली सीधे उसके पेट पर जा लगी। ऑर्क दर्द में चिल्लाया, क्योंकि गोली उसकी मजबूत त्वचा को भेदते हुए उसके शरीर के अंदर धंस गई। गोली उसके भीतर जाकर पिघल गई और उसके खून में मिल गई। गुस्से में ऑर्क ने ऑस्टिन की तरफ घूरा। उसे भले ही अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उसे चेतावनी दे रही थी कि उसके शरीर में घुसी ये चीज खतरनाक है। ऑर्क ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऑस्टिन की तरफ बढ़ा, लेकिन पहले की तुलना में अब उसकी उड़ान की गति बहुत धीमी हो गई थी, फॉर्मेशन की वजह से। उड़ते समय अचानक ऑर्क की नजर किसी पर पड़ी और उसने दाईं ओर देखा। वहां उसने लायला को देखा, जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लैला की हरी आंखों से मिली और अचानक वो उसे असामान्य रूप से सुंदर लगी। धीरे धीरे वो ऑर्क, जिसे वो केवल एक साधारण जीव समझता था, उसकी आंखें बदलने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे सामने एक बेहद सुंदर मादा ऑर्क खड़ी हो। उस मादा ऑर्क के मोटे हरे होंठ थे, जिन्हें वो अपनी काली जीभ से चाट रही थी। उसके सिर पर बाल नहीं थे और उसकी चमकती त्वचा धूप में चमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कोई भौहें नहीं थी। उसने कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ था। ऑर्क की नजर में ये मादा स्वर्गीय सुंदरता थी, भले ही हमारी दृष्टि से ये कुछ और हो। मादा ऑर्क को देखते ही थंडर ऑर्क का चेहरा लाल होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और ऑस्टिन की ओर जाने के बजाय उसने अपनी दिशा बदल ली और उस मादा ऑर्क की ओर बढ़ने लगा। ऑस्टिन ने देखा कि ऑर्क बिल्कुल किसी कुत्ते जैसा बर्ताव कर रहा था और उसकी मुस्कान छिप नहीं पाई। उसने ऑर्क की तरफ देखा, जिसकी हरी आंखें चमक रही थी, और वो खुद को कांपने से रोक नहीं सका। वो ऑर्क को अपनी मति भरम भरी आंखों से क्या दिखा रही है, उसने सोचा। हालांकि ऑर्क की हालत देखकर वो अंदाजा लगा सकता था कि उसे क्या नजारा दिख रहा है, फिर भी उसे ये सोचने से नहीं रोक सका। लेकिन उसने जल्द ही खुद को संयमित किया और तेजी से ऑर्क का पीछा किया। वो जानता था कि ये उसके लिए हमला करने का सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि लायला ऑर्क को भ्रमित कर चुकी थी। ऑस्टिन ने अपने सबसे खतरनाक जहर, भ्रष्टाचार के जहर को भाले पर लगाया, जिससे उसका सफेद भाला काला हो गया। वो ऑर्क के पीछे पहुंचा, जो लायला की ओर बढ़ रहा था, और उसने अपने भाले से हमला किया। खतरे को महसूस करते हुए अचानक ऑर्क की आंखें साधारण हो गई और उसने ऑस्टिन के हमले को रोकने के लिए पलट कर देखा। जल्दबाजी में उसने बिजली की एक ढाल बनाई, लेकिन चूंकि बिजली की शक्ति 50% कम हो चुकी थी और ढाल भी जल्दी में बनी थी, ऑस्टिन के भाले के छूने से ही वो ढाल टूट गई। थंडर शील्ड टूट गई और ऑस्टिन का भाला सीधे ऑर्क की सीने में धंस गया। तेज भाले ने उसकी सुरक्षा को भेदते हुए अंदर तक वार किया और भ्रष्टाचार का जहर उसके आंतरिक अंगों को नष्ट करने लगा। ऑर्क दर्द से चिल्लाने लगा और अपनी बिजली की शक्तियों पर से कंट्रोल खो बैठा। बिजली का कंट्रोल खोते ही वो आसमान से नीचे गिरने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को जमीन पर गिरने से पहले संतुलित कर पाया। जैसे ही वो गिरना बंद हुआ, ऑर्क ने फिर से महसूस किया कि उसका दिमाग धुंधला हो रहा है और वो अपने होश खोने लगा। लायला ने फिर से अपनी मति भरम वाली आंखों का इस्तेमाल किया, जबकि ऑस्टिन ने मौके का फायदा उठाया। वो तेजी से आगे बढ़ा और अपने पैर को ऑर्क के चेहरे पर चाबुक की तरह मारा। लात लगते ही ऑर्क तेजी से जमीन की ओर उछला। ऑर्क जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और वो खून की उल्टी करने लगा। ऑर्क ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी आंखें धुंधली होने लगी। ऑस्टिन ने देखा कि ऑर्क की आंखों से खून बहने लगा। जल्द ही खून उसके कान, नाक और मुंह से भी बहने लगा। ऑस्टिन मुस्कुराया। हेमोटॉक्सिक जहर आखिरकार असर कर रहा है, उसने कहा, और वो ऑर्क को देखता रहा, जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। जहर की वजह से ऑर्क के आंतरिक अंग तेजी से नष्ट हो रहे थे और उसकी आभा लगातार कमजोर हो रही थी। अच्छा हुआ सब हमारी योजना के अनुसार हुआ। लायला उड़ते हुए उसके पास आई और ऑर्क की हालत पर नजर डालते हुए बोली, ये वाकई जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा शक्तिशाली था। ऑस्टिन ने स्वीकार किया। उसे याद आया कि कैसे वो यहां पहुंचने से पहले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अचानक ऑर्क, जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, जोर से दहाड़ने लगा। उसने लाल आंखों से ऑस्टिन और लायला की ओर देखा, जबकि उसके माथे का सींग चमकने लगा। उन खून से भरी आंखों को देखकर ऑस्टिन और लायला की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की जोरदार आवाज सुनाई दी और दोनों ने घबराकर आसमान की ओर देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनके चेहरों पर डर के भाव उभर आए। साफ आसमान अचानक काले गरजते बादलों से ढक गया था और आसमान में एक भयानक तूफान छाने लगा।